नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदिया की चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती विषय राजनीति विज्ञान की यहाँ पर मैंने क्लासेस प्रारंभ की हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस मॉडल पेपर को मेरे साथ बनाते हुए चलिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के हम बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। मुझे लगता है अनुमान सभी को इसका उत्तर आता होगा और विस्तार से भी मैं कोशिश रहेगी कि इसके विस्तार से मैं आपको बताऊं, और जिसके अंदर पेशेंस है कि इस उत्तर को सुने तो वही बच्चे इसमें जुड़े, अन्यथा आप कहीं और देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1919, 1925, 1945, 1950 में। बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 1945 में क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना आपके 24 अक्टूबर 1945 को ये हुई थी। इसका संगठन द्वितीय विश्व युद्ध की जब भीषण जो तबाही हुई थी ना, उसके बाद इसको गठित किया गया था, ताकि जो युद्ध हो, भविष्य में जो युद्ध हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने का ये प्रयास था। इसीलिए इस संगठन का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, और साथ ही विश्व में शांति सहयोग स्थापित किया जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करूँ, संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करूँ, इसका चार्टर पर किया गया था 26 नवंबर 1945 को। 50 देशों ने इसमें हस्ताक्षर करे। या देखिएगा कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अपने हस्ताक्षर किए, तो आपको ये पता होना चाहिए वो 50 देश थे। 50 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। बाद में इसमें जो देश जुड़ा, पोलैंड भी इसमें शामिल हुआ, और इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 51 देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो 51 देशों के साथ संस्थापक ये बने। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्यालय की पूछा जाता है कई दफ़े, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क या जिनेवा में। तो इसका जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय, जो अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है न केवल शांति बनाए रखना था, बल्कि अगर हम देखो जो गरीबी उन्मूलन, मानव अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य में सहयोग, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, कानूनों को बढ़ावा देना, और ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। याद रखिएगा दोस्तों, 24 अक्टूबर को अगर हम देखें, अब इसी 24 अक्टूबर को आप अगर देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसे बनाया जाता है। अगर यूनाइटेड नेशन जो डे बनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके 24 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस श्रृंखला को देखिए। अब मैंने जब आपसे कहा ना कि दूसरे नंबर का जो प्रश्न था कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अमेरिका, इसका जो मुख्यालय अमेरिका में है। तो ये जो अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क में ये स्थित है। हालांकि अगर आप देखोगे कुछ ऐसी एजेंसियां और जो संस्थाएं होते हैं, इनका कार्य का जो कार्यालय बेसिकली आप देखोगे जिनेवा में स्थित है, जो रिजर्वलैंड के अंतर्गत है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। और बियाना हो गया ऑस्ट्रेलिया में, जो बियाना का कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। और नैरोबी का एक शब्द आता है जो केनिया के अंतर्गत है। ये अलग अलग जो प्रसिद्ध हैं, तो इस तरीके से इनका गठन किया गया है। तो जो न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय जो गठित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा भवन इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ का जो मुख्यालय है उसके भवन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा भवन इसको कहा जाता है, जैसे जो जनरल असेंबली हॉल के रूप में हम इसे जानते हैं। तो इसकी सुरक्षा सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल में ये स्थित है, याद देखिएगा। तो अगर हम बेसिकली हम देखिए, जो मुख्यालय था 1946 में क्या था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ को कहीं ना कहीं स्थायी रूप में ये दिया गया था। इस जो भवन दिया गया था, याद देखिएगा किस वर्ष दिया गया था, तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी रूप में क्या था, यहाँ पर आपको देखने को मिला था। ठीक है, और अगर हम देखें तो बेसिकली ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और इस भवन में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से माना जाता है, और अमेरिका का सीधा कानून यहाँ लागू नहीं होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कि यहाँ आपके अमेरिका का कानून यहाँ पर लागू होता है, तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अमेरिका का सीधा कानून लागू नहीं होता है। और यही वो स्थान है जहाँ पर विश्व भर के नेता हर साल क्या करते हैं, महासभा जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर भाषण देते हैं, और साथ ही वैश्विक मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चाएँ भी यहाँ पर होती है।
ठीक है, इतना तो समझ होंगे, इतना विस्तार से मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बेसिकली आपको इसका आंसर पता भी होगा, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे अगर इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके छूटे ना। तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका जो कार्यकाल होता है इसका महासचिव का अगर कहें तो ये आपके 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है तो संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव है उनके कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उन्हें एक बार पुनः चुने जाने पर यह अवसर मिलता है। अगर किसी को एक बार चुन दिया तो उसे पुनः क्या मिलता है, यहाँ पर अवसर मिलता है। और महासचिव को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अनुसार और या कहें महासभा द्वारा इसे चुना जाता है। तो जितने भी मेंबरान्स हैं उसके आधार पर इसे चुना जाता है। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक प्रमुख, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में इसको माना जाता है। तो इन्होंने संगठन की आत्मा जो ये हैं, चीफ हैं, जो महासचिव जो कहा जाता है, इन्हें इस संगठन का क्या कहा जाता है, इनको आत्मा भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी भूमिका अगर बात बताऊं केवल आपकी प्रशासनिक नहीं होती है बल्कि ये कूटनीति, राजनीति में भी इनकी ये पकड़ रहती है। और महासचिव शांति मिशनों की निगरानी बेसिकली ये करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विवाद जितने भी होते हैं उनको सुलझाने की मध्यता ये करते हैं। और साथ ही करते हैं कि वैश्विक मुद्दों पर जैसे जलवायु परिवर्तन, आज आप देख पा रहे हो गरीबी उन्मूलन है या मानवाधिकार है, और साथ ही जो सदस्य देश हैं उनको दिशा निर्देश देता है। आपने देखा होगा जिनेवा कि जब क्या यूक्रेन और जैसे रूस के साथ जिस तरीके से विवाद हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा इस चीज़ की पैरवी करता है कि कभी भी किसी देश के बीच अगर जो सदस्य देश हैं इनके बीच अगर किसी तरीके से अगर युद्ध जैसी घटनाएं हो रही हैं तो उसमें दखल अंदाजी देता है कि ये चीज़ें शांति व्यवस्था या फिर कहें बीच के रास्ता खोजने का प्रयत्न करता है, जिससे कि पूरी मानव जाति शांति व्यवस्था बनाए रखें। और कहीं ना कहीं पृथ्वी, जैसे हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं या फिर जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो उनको भी सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर कहता है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो, वान या डैग या फिर टी-गैवेली है या कोफी ये है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है टी-गैवेली ये क्या है, इसके ये महासचिव हैं। और जो ये महासचिव हैं ये नार्वे के राजनीति, ये नार्वे से आते हैं। तो ये संयुक्त महासचिव ये कहें ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव के रूप में ये पहले व्यक्ति बने थे। इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रख लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1900 यहाँ पर आप देखिए 46, यहाँ से देख लीजिए 1946 से 1952 तक इनका क्या रहा, ये शासन या कहें इनको इस पद पर नियुक्त किया गया था। और जो ली हैं इनका जो चुनाव है इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस समय, क्योंकि उनका समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थिरता की खोज में ये करना था। और उन्होंने संगठन की प्रारंभिक जो संरचना है उसकी कार्य प्रणाली को कहीं ना कहीं आकार देने में इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका ली। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो संघ का जो गठन किया गया है तो इसकी जो रचना है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसकी संरचना में अपना अहम योगदान देने वाले व्यक्ति कौन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ली वो शख्स है जिन्होंने इस कार्य प्रणाली को आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपको मैं बता दूं, जब कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध की बात करूं, तो उसकी शुरुआती वर्ष में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या था, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था। तो तनाव ने उनके जो काम को और अधिक क्या कहते हैं चुनौती भरा बना दिया था। क्योंकि उस समय स्वीडन में डैग हैमरशोल्ड महासचिव उस समय ये थे। तो याद देखिएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर गलती से भी इस वीडियो में आ गए तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय दे दीजिए। आप प्रवक्ता जैसे माध्यमिक परीक्षा में बैठ रहे हो तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपको कहीं पर भी आपको धोखा नहीं खाओगे। तो ये वाला टॉपिक आपके उसमें है, तो याद रखिएगा यहाँ से निश्चित रूप में क्वेश्चन बने। तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन कोई भी ना छोड़ो आपको, तो विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो 5वें नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक जो भाषा है
तो आधिकारिक जो भाषाओं की संख्या 5, 4, 6, 7 यहाँ पर दिए 4, 5, 6, 7। तो आपको बताना है कितनी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, तो अगर आपने पिक कर लिया होगा तो अच्छी बात है। अगर इसका सही उत्तर अगर पिक नहीं किया तो थोड़ा सा आपको पढ़ना की आवश्यकता है। तो इसमें आपकी 6 क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाओं की संख्या यहाँ पर आती है। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक जो भाषाएं हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन सी हैं। क्या उसमें हमारी हिंदी भी शामिल है? आपके मस्तिष्क में यह आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हमारा इतना दबदबा है? तो अगर हमारी जो भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया गया, मगर मैं आपको बता दूं इसमें हमारा भारत का उतना दबदबा नहीं है जो कि अपनी भाषा को इसमें शामिल कर सके। तो बेसिकली इसमें 6 भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, चीनी हो गया, स्पेनिश हो गया और आपकी अरबी। तो ये 6 भाषाएं को लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी भाषाएं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसमें लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, चीनी हो गया, स्पेनिश हो गया, आपका अरबी। इन भाषाओं का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि ये भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप में बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। तो यह देखिए, क्या क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में ये भी आएगा कि अब भारत की जो भाषा है, हम जो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, क्या विश्व गुरु वही होगा ना जिसको विश्व में सभी भाषाओं जो लोग उस भाषा को समझे? तो ये भी क्या कह सकते हैं इसमें, तो ये समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो बेसिकली अगर देखें तो विश्व भर में अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से बोली जाने वाली, और साथ ही अगर मैं कहूँ जो समझी जाती है, इसमें अधिकांश जो देश हैं, अगर मैं बात करूं तो वो देश क्या है, सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अधिक से जो मैंने आपको जो देशों की बात, तो इसमें क्या है, अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सभी आधिकारिक जो दस्तावेज, जो प्रस्ताव होते हैं और साथ ही जो भाषण होते हैं, इन 6 भाषाओं में ही वो क्या किया जाता है, उपलब्ध करें। अगर आप कहीं कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक जो यहाँ पर भाषण होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप जब गठन नोटिफिकेशन जारी होता है या उन भाषणों की प्रतियाँ पब्लिश होती हैं, तो वो आपके सिर्फ जो उपलब्ध होंगी वो 6 भाषाओं में ही उपलब्ध कराए जाते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद की जो बैठकें होती हैं तो उसमें अनुवादक मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब यूएन में जाते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में जब वो अपना स्पीच देते हैं, तो वहाँ पर हमारे क्या ट्रांसलेटर जो हमारे होते हैं, तो वो हिंदी में बोलते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करके क्या आता है, जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जितने भी देश के जो पदाधिकारी होते हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, तो उनको हिंदी में जब बोला जाता है तो उनको जो ट्रांसलेटर होता है उसको कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें आपने देखा होगा कई दफ़े प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदी में ही उसका उल्लेख करते हैं। आपने देखा होगा इससे पूर्व अगर मैं कहूँ जब मनमोहन थे तब प्रधानमंत्री, तो उस समय वो संयुक्त राष्ट्र में जब क्या था आधिकारिक तौर पर वो इंग्लिश की भाषा का ही प्रयोग करते थे। बहुत शानदार वो भाषण दिया करते थे, बहुत ही विद्वान गणितज्ञ या कहें फिर आपके जो अर्थशास्त्री उन्हें माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन वो दिया था। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदी में देते हैं, उनका ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद होता है, ताकि कोई भी प्रतिनिधि अपनी क्या होती है मन पसंदीदा जो आधिकारिक भाषा में संवाद कर सके। और इस प्रणाली का अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो उद्देश्य भाषाई समानता और साथ ही विविधता को सम्मान देना था। ये नहीं कि आप अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जब अगर भाषण देने गए हो तो जो आपकी भाषा है उसका सम्मान किया जाता है, तो आपको तिरस्कारा नहीं जाता कि आप इन्हीं 6 भाषाओं में आप बात करोगे, मगर ट्रांसलेटर उसमें अवश्य होगा, तो आपके भाषा का भी वो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और विविधता का ही समागम हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी देश क्या होता है, देश की भाषा कारणों से वो पीछे ना रह जाए। अब मान लीजिए हम भारत की बात करें या अलग अलग देशों की बात करें, क्या होता है अपनी भाषा की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पीछा ना रह जाए, तो इसलिए उसको अपनी भाषा बोलने का वहाँ पर क्या है स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे कि वो ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। जो बच्चे सिंसियर रूप में देख रहे होंगे उसको अच्छी लग रही होगी, जो सोचता होगा कि यार इनके प्रश्नों को जल्दी जैसे उत्तर दे दे और बवाला दूर हो जाए, ये कभी कोशिश मत करना। मेरे तो प्रयत्न ये है कि आपको यहाँ पर विस्तार से चीज़ों को समझाते हुए चलूँ, जिससे कि आपकी समझ बढ़े। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक कब आयोजित होती है? आपकी जनवरी माह में होती है, मार्च माह में होती है, सितंबर माह में होती है, दिसंबर माह में। तो आपके सामने मैंने महीने रख दिए हैं, तो आप अगर बता सकते हैं तो
आपका स्वागत है। नहीं बता सकते हैं तो नोट डाउन करिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं तो ये आपके सितंबर माह है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है हर साल अगर कहें तो सितंबर माह में, जो न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय है अमेरिका में, वहाँ पर ये आयोजित की जाती है। इस बैठक की शुरुआत अगर कहें जनरल डिबेट से होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा की जब वार्षिक बैठक होती है तो इस बैठक की जो शुरुआत होती है किस चीज़ से होती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होती है, डिबेट होती है, जनरल डिबेट यहाँ पर की जाती है, जिसमें हम अगर देखें जो विश्व में जो लगभग जो सभी देशों के जो प्रमुख नेता यहाँ पर जो आते हैं वो भाषण देते हैं और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आज के डेट में आप अगर देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो जिस तरीके से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस तरीके से भूखमरी बढ़ रही है, जिस तरीके से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, वो चर्चाएं होती हैं। और ये बैठक अगर हम बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मंच ये होता है कि हर देश ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम अपने देश को शामिल करें। तो बहुत से ऐसे देश होते हैं कि उस देश को उसके अंतर्गत शामिल नहीं होने देते हैं। तो याद रखिएगा। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं तो इसमें जो बैठक होती है उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मंच ये होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसे मैंने कहा कि युद्ध हो गया, शांति हो गया, मानवाधिकारों की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन हो गया, गरीबी पर बात की जाती है, विकास और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। और महासभा की जो बैठक है उसका महत्व ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, सभी देशों में समान वोट का अधिकार और यहाँ तक कि छोटे छोटे जो देश हैं उनकी आवाज़ों को उठाना, और जितनी किसी अगर मैं बात करूं जितनी बड़ी जो शक्ति बढ़ रही है देशों की, अगर मैं कहूं जितनी किसी बड़े देश की शक्ति होती है उतना ही क्या करें छोटी जो देश हों तो उनकी आवाज़ों को भी यहाँ पर समर्थन है। मान लीजिए अमेरिका हो गया, आपके चाइना हो गया, भारत हो गया, जो बड़े बड़े देश हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर वहाँ पर पहुँचे हैं या कहें ये तमाम इनका दबदबा है। तो ये नहीं कि भैया जो छोटे देश हैं जिनका अस्तित्व उभर रहा है उनको मौका ना दिया जाए, सभी को एक समान यहाँ पर किया जाता है, अवसर दिए जाते हैं, तो सबको आगे बढ़ने का यहाँ पर किया जाता है, मौके दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संयुक्त परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 7वें नंबर का प्रश्न है, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 10 है। तो बेसिकली अगर मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दूँ तो आपका मेन उद्देश्य क्या होगा कि आप पढ़ोगे, क्वेश्चन का आंसर देते जाए, तो इससे बनने वाले क्वेश्चनों पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब इतने सिंपल से क्वेश्चन जो मैंने बना के रखे हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। तो क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कैनिंग परीक्षा हटा दीजिएगा, मुख्य परीक्षा हटा रखी है तो वो विस्तार से डीपली पूछेगा ना। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर थोड़ा सा गौर से ध्यान से दीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर 3, 5, 7, 10 जिसे आता है पिक करिए आंसर, जल्दी से आप पिक कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपके 5 है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आता है 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसमें याद रखिएगा, स्थायी सदस्यों की बात करें, इसमें क्या भारत स्थायी सदस्य है या नहीं है, पहला क्वेश्चन मैं ये पुट अप करता हूँ। अगर कोई आंसर बेवकूफ़ी की तरह यहाँ पर मत बने रहे, अगर आंसर नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा औचित्य ही विहीन हो तुम, क्योंकि अगर जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको आंसर देने में क्या दिक्कत है, तो आंसर दे सकते हैं जिससे कि आपकी बौद्धिक क्षमता, लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपका बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, किसी को मेरी बातें चुभ सकती हैं तो चुभ सके थे तो हम क्या कर सकते हैं, निकलना आपको है, आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, अपने घर की परिस्थितियाँ सुधारनी है, तो सुधारनी है तो सुननी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो भारत इसमें क्या है, स्थायी सदस्य इसके अंदर नहीं आता है। तो अगर मैं कहूँ जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन इसमें क्या है शामिल है। इन देशों को अगर कहें P5 कहा जाता है। क्वेश्चन आप यहाँ पर मैं लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर कहेंगे P5 क्या है। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा आप सोचने में लग जाओगे कि क्या है, तो ये क्वेश्चन बना आप ये बताइए। तो P5 क्या होता है, ये 5 देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ये P5 क्या है, सदस्य के रूप में इनको कहा जाता है, P5 कहा जाता है इनको, जिसमें अमेरिका हो गया, लिख लीजिए, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो P5 कहा जाता है
जो स्थायी सदस्य होने के साथ साथ अगर कहें तो इनके पास कौन सा अधिकार होता है, वीटो पावर का भी इनके पास अधिकार होता है, याद रखना। तो जिसका अगर मैं बेसिकली आपको ये पता होगा वीटो पावर का अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है कि अगर इनमें से कोई भी एक, कोई, याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनमें से कोई एक भी देश किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो उस प्रस्ताव को पास नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, अगर उसमें जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के खिलाफ अगर ये जो P5 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसमें से कोई राष्ट्र गलत वोटिंग करता है, क्रॉस वोटिंग करता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, वो प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है, वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। ये जो व्यवस्था है ना, मैं आपको बता दूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये व्यवस्था बनाई गई थी ताकि क्या होता है, जो विजयी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था में विशेष रूप से अधिकार मिले। हालांकि अगर मैं बेसिकली आपको बात करूँ तो वीटो पावर को लेकर आलोचना भी होती है कई बार। इन देशों के साथ जो स्वास्थ्य या कहें वैश्विक न्याय के ऊपर भी से रखा गया, तो कई तमाम चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे 8वें नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए अस्थायी सदस्य, हमने तो अभी स्थायी सदस्यों के बारे में चर्चा करी थी, तो यहाँ पर आप देखिए 5, 7, 10, 15। चलिए जिसे भी आता है अस्थायी सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये बताइए दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं बात करूं तो इसमें आपके 10 सदस्य हैं, ठीक है। अगर जिसने इसका आंसर दिया है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर जो ऊपर नीचे दे रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से मैंने आपको कहा कि 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो टोटल अगर मैं क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा तो इस चीज़ को भी देखिए, हमने अस्थायी स्थायी सदस्यों के बारे में कहा। अब यहाँ पर जब हम दोनों को मिला देते हैं तो 15 होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। स्थायी और अस्थायी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर तो आपको पता होना चाहिए 15 होते हैं। तो 5 स्थायी होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं, तो ये होते हैं। तो ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये महासभा द्वारा क्या किया जाता है, 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। देखिए 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन बना नहीं बना, आपको कुछ ना सीखने को मिला ना। तो यहाँ पर जो अस्थायी जो सदस्य होते हैं महासभा के, उनके लिए 2 वर्ष के लिए इन्हें चुना जाता है। और अस्थायी सदस्यों का चयन भी अगर देखें जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, ये नहीं कि किसी को भी चुनकर वहाँ पर रख दिया है, तो ये नहीं होता है। जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि सभी जो महाद्वीप हैं या कहें क्षेत्रों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिल सके। उदाहरण के तौर पर आपके मैं सामने रखूं, जैसे कि आपके अफ्रीका हो गया, एशिया, लैटिन अमेरिका या कहें पूर्वी जो यूरोप से भी देशों को चुना जाता है। याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल होता है वो सीमित होता है। याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए होता है कि 2 वर्ष का कार्यकाल क्या होता है, सीमित होता है। इन्हें वीटो पावर अधिकार नहीं दिया जाता है। वीटो पावर का जो अधिकार दिया जाता है, जो स्थायी सदस्य होता है उनको ही क्या दिया जाता है, वीटो पावर का अधिकार दिया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हालांकि अगर मैं बेसिकली आपको बात कहूँ तो अस्थायी सदस्य भी सुरक्षा परिषद के फैसलों में वोट डाल सकते हैं। जो इसके जो सदस्य हैं, जो अस्थायी सदस्य जो 10 है, जब कोई प्रस्ताव बनता है तो उसमें ये फैसलों पर ये वोटिंग कर सकते हैं। और साथ ही अगर कहें जो शांति स्थापना करने का लक्ष्य होता है उनमें प्रतिबंध लगाने और जो शांति सेना भेजने का निर्णय भी इसमें क्या करें शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब 9वें नंबर का प्रश्न देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। युद्ध रुकवाना था, विश्व शांति बनाए रखना है, या उपनिवेश को बढ़ाना है, ये केवल बड़े देशों के साथ शामिल होना है, ये याद रखिए। सशक्त बनाना है बड़े देशों को ही। तो मुझे आई थिंक लगता है ये प्रश्न हर कोई इसका उत्तर दे देगा, क्योंकि विश्व में शांति बनाए रखने की बात की जाती है। अब विश्व में शांति बनाए रखने की बात तो की जाती है, तो इसको थोड़ा मुझे विस्तार से मान लीजिए 2 पल के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार जो पेपर हो ये आपकी लिखित तौर पे ये पेपर हो। अब लिखित तौर पे जो पेपर हो जाएगा तो उसमें जो व्यक्ति है, जो छात्र है, उसकी गुणवत्ता पता चल जाएगा, उस व्यक्ति को कितना आता है। वो बहुत से अभ्यर्थी ऐसा होता है कि भैया रट्टा मार के चल देते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं तो उनको टिक कर देते हैं। वास्तव में जो पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, अगर हम वास्तव में बात करें ना कि ये कहा गया है कि भैया विषय जो विशेषज्ञ होना चाहिए, अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। अगर इसका लिखित तौर पर अगर 500 शब्दों में अगर इसको लिखने का
आपको कह दिया जाए तो आपके घोड़े खुल जाएंगे। वही बच्चा लिख सकता है जिसने बहुत विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ा होगा, समझा होगा, लिखने का टैक्ट सीखा होगा, शब्दों का चयन करने का सीखा होगा, तो वही बच्चा निकल सकता है। मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि इसमें आपके लिखित परीक्षा हो, बहुत से अभ्यर्थी इसका विरोध भी करेंगे। आपका विरोध करना जायज़ है, और अगर विशेषज्ञों के आधार पर अगर बात करूँ तो वो भी सही है। तो मैं इस पे भी इसके सहमत हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि विश्व में शांति बनाए रखना है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जब मैं बात करूँ तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहा हूँ ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब आपने देखा होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जिस तरीके से भयानक, जिस तरीके से डरावनी चीज़ें हमारे सामने आई थी, उसके बाद इस संगठन का क्या हुआ था, गठन हुआ था, ताकि हम अगर देखें जो विश्व में भविष्य में अगर विश्व में इस तरीके से जैसी युद्ध जैसी घटनाएं ना हो, और ना ही इस तरीके से त्रासदी हो। और साथ ही इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो संयुक्त राष्ट्र देशों के बीच की आपसी जो विवाद हैं वो शांतिपूर्ण, उनमें समाधान हो, उनमें नैतिकता हो, उसमें जो शांति सैनिकों की तैनाती की बात करी जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून जो लागू किए जाते हैं उनको मानने की बात करें, जो संघर्ष ग्रस्त जो देश हैं या कहें जो क्षेत्र है वहाँ पर मानवीय सहायता पहुँचाने की बात करी जाए। और साथ ही अगर मैं कहूँ जो आर्थिक विकास की जो बात करते हैं, और साथ ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात की जाती है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जाती है, गरीबी उन्मूलन की बात की जाती है, तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, ताकि इससे क्या होता है, जो मूल भावनाएँ जो हैं, अगर हम कहें जो मूल भावना, इसका मेन उद्देश्य कि भैया हमने कहा युद्ध में क्या था, मानवता को बचाना है बेसिकली। अगर हर देश आज परमाणु हथियारों से क्या है ओतप्रोत है, या कहें हर कोई देश आज परमाणु आणविक शक्ति बनना चाह रहा है, मान लीजिए भविष्य में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं युद्ध जैसे, हर देश अगर परमाणु हथियारों का अगर प्रयोग करने लग जाएगा तो पृथ्वी का सर्वनाश होना तय है। अगर देखिए, अगर आपने जब अमेरिका में जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम फेंके गए थे तो कितनी ज़्यादा त्रासदी हुई थी, मानो समाज या कहें ह्यूमैनिटी को अगर कहें तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा वीरान पड़ जाता है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता, तो वहाँ पर फसल इत्यादि होना तो नामुमकिन है, क्योंकि वो रेडिएशन के क्षेत्र में इतना फैल जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं की हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपने देखा होगा जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी आज तक अगर कहें तो अपंग, किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त होता है, और लंबा जीवन उनका होता नहीं है, पूरी तरीके से वो पोलियो ग्रस्त होते हैं, या हाथों से पैरों से अंधे, या तमाम चीज़ें उनमें होती है, क्योंकि वो तमाम उस क्षेत्र ही रेडिएशन का जो क्षेत्र है, ये कहें जो तो उसकी वजह से वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो चुकी है। तो इस तरीके से ये बेसिकली हम कहें तो युद्ध में मानवता को बचाना में है इसका उद्देश्य, ठीक है। 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है कहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ, वाशिंगटन में, सैन फ्रांसिस्को में, पेरिस में, या फिर लंदन में। तो बता सकते हैं, जिसे भी आता है। अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप में आप बताओगे, नहीं पढ़ा है तो ढाक के दो पात है। तो अगर जिन बच्चों ने आंसर दे दिया होगा तो उसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। तो मैं ये क्या हुआ था, तो इसमें हस्ताक्षर हुए थे। तो अगर मैं बात कहूँ तो ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे, किस तिथि को हुए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेरी ये दिल से दुआ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें और एक उच्च पदों पर पहुँचे। और मैं कह रहा हूँ कि जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता से भी ऊपर के पदों पर आप आसीन हो, ऐसी मेरी दुआएं हैं, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ था। तो मिसाल आता है 26 जून 1945 का वो साल था जिस साल ये संयुक्त राष्ट्र जो इस चार्टर पर क्या करें हस्ताक्षर हुए थे। तो 26 जून 1945 को अगर कहें, जो अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को जो शहर है ना, तो वहाँ उस शहर पर इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस सम्मेलन में अगर हम देखें तो सैन फ्रांसिस्को में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें अगर मैं बात करूँ, जो आपको पता है कि पहले 50 देश थे, उसमें एक जो देश था, जैसे हमने कहा पोलैंड इसमें जो शामिल हुआ था, तो टोटल 51 देश हो गए थे। इसमें पहले 50 देश इसमें प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, उन्होंने भाग लिया। बाद में एक जो देश था पोलैंड भी इसमें क्या हुआ, शामिल हुआ। तो टोटल अगर मैं बात करूँ उस समय 51 देशों के जो संस्थापक थे उसमें ये सदस्य बने थे। तो और जो ये मैंने कहा ना कि जो चार्टर है, इस चार्टर पर इन्होंने क्या संयुक्त राष्ट्र का ये अगर हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन इसे माना जाता है। तो हम अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र का ये संविधान माना जाता है। तो इसमें संगठन के उद्देश्यों की संरचना, कार्यप्रणाली,
देशों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का विवरण विस्तार से दिया हुआ है। जो ये चार्टर है ना 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा हस्ताक्षर कब हुए तो 26 जून 1945 को इसमें हस्ताक्षर हुए थे। और ये जो चार्टर जो लागू किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और जो ये 24 अक्टूबर जो 1945 को मैंने जो कहा कि यही दिन जो था कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र का जो औपचारिक रूप से ये अस्तित्व में आया। और इसी दिन को मैंने कहा ना कि इसमें इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो ये आपके 24 अक्टूबर को बनाया जाता है, इसी महीने में ये बनाया जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हैं, तो किस तरीके से मैं मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर उचित लगता है तो कर दीजिए, नहीं लगता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है 2025 के। तो यहाँ पर कोफी है, इवान है, एंटोनियो है या तू गुतेरस है। तो बता सकते हैं, तो 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन है बता सकते हैं बच्चों, जिसे भी आता है बताइए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देते हैं। अगर आपने पिक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस ये है। तो ये कहाँ के हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटोनियो गुटेरेस किस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो किस देश से ये संबंध है इनका। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको पिक करना होगा। तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत ही बिना उसका जो अन्य ऑप्शनों को देखते हुए सीधे उत्तर पर ही आप अगर पहुंचोगे तो ये सबसे अच्छा है। तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस ये क्या है, इन्हें 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर इनको कार्यरत ये रहे। कब हुए थे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2017 में, याद रखिएगा कब की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2017 की बात कर रहे हैं। तो इनको इस पद पर क्या किया था, आसीन कर दिया गया था, ठीक है। तो इस पद पर इनको किस पद पर चुना गया, महासचिव के पद पर ये चुना गया था। तो क्योंकि महासचिव जो होता है तो इसकी आत्मा के रूप में इसको जाना जाता है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जब ये चुना गया था और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो याद रखिएगा बड़े बड़े पदों पर ये रहे। तो गुटेरेस का जो कार्यकाल था, अगर ये कब से कब तक, देखिए हमने कहा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं लिख देता हूँ 2017 से 2027, ठीक है, ये तक यहाँ तक ये कार्यरत है, ठीक है। तो 2027 तक का इनका कार्यकाल है, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए भी इन्हें चुना गया था। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कि इन्हें क्यों इतना 5 साल का, तो आपने कार्यकाल के बारे में अभी चर्चा करते सर। तो इन्हें क्योंकि तो इनको 2 बार चुना गया था, इनकी काबिलियत के दम पर इन्होंने क्या कर दिया था, दूसरी बार इनको चुन लिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा कार्यकाल था क्योंकि इसलिए चुना गया था क्योंकि इनका जो ध्यान था, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, शरणार्थी संकट हो गया, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, शांति स्थापना में और डिजिटल सहयोग जैसे विषयों पर ये केंद्रित हमेशा ये रहे हैं। उन्होंने, अगर मैं बात करूं तो वैश्विक सहयोग और मानवता को भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की इन्होंने हमेशा वकालत करी है। तो जो व्यक्ति इतनी चीज़ों को समझता है या इन चीज़ों को रखता है तो वो किस तरीके से शख्सियत होगा, तो इस चीज़ को आप मनन कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न क्या कहता है, तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए न्यूनतम कितनी मतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमने कहा कि जो मत होते हैं, जो किसी प्रस्ताव को अगर पारित किया जाता है तो उसमें जो वोटिंग होनी चाहिए, वो कितने वोटिंग उसमें पड़नी चाहिए कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो वो बताना है 7, 9, 10, 15। तो आपको पता है कि टोटल तो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 आपके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इन्हीं की ही क्या होगी, इसमें वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। तो आपको बता सकते हैं तो कितना हो सकता है, जिसे भी आता है कमेंट फटाक से करिए। तो दोस्तों इसमें जो किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए इसमें आपके 9 मतों की आवश्यकता होती है। न्यूनतम आपके 9 मत अगर आपके पक्ष में पड़ गए तो वो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम जैसे मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया, लिख भी लीजिए, सुनने की ज़रूरत
तो है ही, और साथ ही उसको पेन आपके पास है तो नोट करते हुए चले, इससे आपके नोट्स बनते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में अगर मैं बात करूं किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए क्या होता है, 15 में से कम अगर मैं कहूं जैसे आपके 9 मतों का इसमें होना है, समर्थन होना इसमें चाहिए। और लेकिन अगर मैं बेसिकली बताऊं तो स्थायी सदस्य जिसे हमने P5 की मैंने बात करी थी, इनमें से कोई भी एक सदस्य अगर वीटो पावर करता है तो प्रस्ताव पास नहीं होता है। मैंने कहा ना कि जो 5 जो सदस्य हैं अगर ये वोटिंग क्रॉस वोटिंग अगर करते हैं तो अगर 9 के 10 सदस्य भी अगर वोट कर देते हैं तो अगर उन 5 सदस्यों में से एक सदस्य भी अगर गोल मटोल कर देता है तो ये जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाएगा। ये स्पष्ट तौर पर मैंने पूर्व में आपको बता दिया था, जो पूर्व क्वेश्चन था तो वहाँ पर मैंने बता दिया था, क्योंकि वो प्रस्ताव पास नहीं होता था। इस कारण अगर मैं देखूं तो कई बार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन पर क्या हुई क्रॉस वोटिंग हुई और साथ ही वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। जैसे मैं अगर उदाहरण के आपके सामने रखूं तो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो इस उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे आपने देखा होगा सीरिया संघर्ष हुआ था, जब सीरिया में युद्ध हुआ था और यूक्रेन युद्ध अभी मैंने आपको चर्चा करी थी, ठीक है। और फिलिस्तीन और साथ ही इजराइल में जो विवाद प्रस्ताव हुआ था कई दफ़े वीटो पावर के कारण ये अटक गया था उस समय, क्योंकि ये प्रणाली अगर मैं कहूँ संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा बात करती है, उसकी सिफारिशें करती हैं, लेकिन इससे क्या छोटे छोटे देशों की जो इच्छाएं हैं उन पर बड़ी शक्तियों का दबाव दिखाई देता है, तो इसलिए कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। वो चाहते हैं कि जो बड़े देश होते हैं हमेशा उनकी कोशिश यही रहती है कि जो छोटा देश है तो वो उभर के समक्ष ना आए, तो कहीं ना कहीं महाशक्ति के तौर पर या विकसित राष्ट्र के रूप में ना बढ़े। तो यही हमेशा ही रहता है। जैसे अभी हम भारत की अगर बात तो ये विकासशील देशों की श्रेणी में आज भी खड़ा हुआ है, क्योंकि जो विश्व स्तर पर जितने भी राष्ट्र हैं जो शक्तिशाली हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत ये विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे, विकासशील राष्ट्र में ही ये अपनी एड़ियाँ घिसते रहे। मगर कुछ समय पश्चात आप देखोगे हमारा जो देश है वो भी आपके विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो जितने भी छोटे छोटे जैसे मैं कहूँगा भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जैसे नीदरलैंड हो गया, अलग अलग जो छोटे छोटे देश हैं ना, तो उन देशों की जो इच्छाओं पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ होती हैं वो दबाव दिखाती हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, तो इस वजह से क्या होते हैं ये जो प्रस्ताव होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब बात करेंगे 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये कहता है संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी वित्तीय योगदानकर्ता देश कौन सा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा भारत का भी नाम है शीर्ष में, अमेरिका, चीन, फ्रांस। तो बता सकते हैं कि इसमें से जो सबसे बड़ी वित्तीय योगदानकर्ता देश कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि भारत है या नहीं, तो भारत तो हो नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर या कि जो ये स्थायी सदस्यों पर तो यही हैं, तो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन्हीं में से होगा, क्योंकि भारत को हम इससे पृथक कर देते हैं। तो बता सकता है इन तीनों में से ही एक होगा। तो आई थिंक आप लोगों ने जिन लोगों ने पिक कर लिया होगा तो अनुमान सभी ने अमेरिका को ही पिक किया होगा, ठीक है। तो जिन्होंने चाइना को पिक किया तो वो अमेरिका की तरफ बाद में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर कहें अमेरिका ये योगदानकर्ता, वित्तीय योगदानकर्ता, क्योंकि वो किस देश में है, सैन फ्रांसिस्को में, ये न्यूयॉर्क में है। तो मैं कहूँ कि अगर देश से थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ मैं आकर्षित करना चाहूँगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन भी करते हुए चलेगा। जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही, मैं विशेषकर बहनों से ही अनुरोध करूँगा, क्योंकि हमारे जो पुरुष भाई हैं तो वो उतनी बातें नहीं मानते। जो बहनें हैं, बहनों पर मैं विशेषकर ध्यान दूंगा। तो बहनें इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, नोट से बना लो। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो बजट का जो सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो रहा है वो अमेरिका ही रहा है। क्योंकि अमेरिका का अगर कहें लगभग, अगर ये याद रखना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, तो अमेरिका का लगभग अगर 22% याद रखिएगा, अमेरिका का जो 22 मैं बात कर रहा हूँ, 22% याद रखिएगा। 22% क्या होता है, जो ये नियमित बजट या कहें लगभग अगर हम कहें तो नियमित बजट की, जब मैंने कहा कि 22% और साथ ही लगभग अगर कहें तो 28% याद रखिएगा। तो 28% क्या होता है, ये शांति स्थापना मिशन बजट का भार उठाता है। तो सबसे ज़्यादा कितना उठाता है, देखिए 22% तो उठाता है, 22% क्या नियमित जो बजट है उसका उठाता है। लगभग अगर हम देखें जो शांति स्थापना मिशन बजट होता है तो उसका भी 28% ये क्या करता है, भार उठाता है। इस कारण अगर हम ये देखें तो संयुक्त राष्ट्र की जो वित्तीय व्यवस्था, जो सदस्यों की देश में जो आर्थिक क्षमता या कहें सरल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP की अगर बात करें, उसके आधार पर तय किया जाता है कि अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है या उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को देखते हुए सबसे अधिक जो
योगदान इससे लिया जाता है अमेरिका से, क्योंकि हालांकि कई बार अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को देखते हुए अगर देखें तो सबसे अधिक योगदान के लिए अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने अपने योगदान पर आपत्ति जताई और साथ ही इसे कम करने की भी उसने धमकी दी। कहता है ना कि अमेरिका हमेशा ये धमकी देता है। आपने देखा जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रहा था, भारत में 50% टैरिफ इसने जोड़ दिया है, तो हमेशा ये धमकी देता है कि भैया मैं आपकी जो शांति व्यवस्था बजट है जिसे 28% दिया गया है, जो नियमित जो बजट है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसमें कटौती कर दूंगा। ये धमकी देता है हमेशा। इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र की जो वित्तीय व्यवस्था है वो हमेशा अमेरिका का योगदान उसमें हमेशा क्या होता है, निर्णायक की भूमिका में ये रहता है। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 14वें नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शक्ति सेना की वर्दी का रंग क्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आने की इसकी संभावना प्रबल है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हरा है, नीला है, सफ़ेद है, काला है, तो बता सकते हैं कि कौन सा रंग हो सकता है। तो बताइए जिसे भी आता है क्वेश्चन। तो इसका जो रंग है, आपने अगर ये रंग भी चुन लिया है तो अच्छी बात है, नहीं चुना है तो भी अच्छी बात है। तो इसका जो रंग है वो नीला है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो इसका ये देखो, इसका जो लोगो भी क्या है, नीला है। याद रखिएगा ये लोगो भी आपने देखा हो नीला है, ठीक है। तो ये नीले रंग को दर्शाता है। नीला रंग क्या है, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की जब मैं बात करूँ तो सैन्य शक्ति को ब्लू हेलमेट ये कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लू हेलमेट किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ब्लू हेलमेट किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति शक्ति को क्या कहा जाता है, ब्लू हेलमेट ये कहा जाता है, क्योंकि वे नीले रंग की जो टोपी या हेलमेट पहने होते हैं, ये क्या होता है, ये जो रंग होता है शांति और भरोसे के प्रतीक के रूप में से माना जाता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शक्ति की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शांति सेना की स्थापना उसके क्षेत्रों में की जाती है। और जहाँ अगर मैं कहूँ युद्ध विराम जैसी चीज़ें आ जाती हैं, शांति समझौते और मानवीय संकट उत्पन्न होते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है युद्ध विराम की निगरानी, नागरिकों की सुरक्षा की बात हो जाती है दोस्तों, मानवीय सहायता की आपूर्ति होती है, यह शांति प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। और सैनिकों की अगर मैं बात करूँ तो सैनिकों की विभिन्न जो देशों की जो सेनाएँ हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं और संयुक्त राष्ट्र के अधीन ये कार्य करते हैं। और भारत अगर मैं कहूँ, भारत जो शांति सेना के में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राष्ट्र है। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो शांति सेना का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा है। तो उसमें जो सबसे शीर्ष पर जो आता है देश वो भारत आता है। भारत क्या करता है, भारत शांति सेना में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्या है, ये मात्र एक देश है। तो याद रखिएगा, ठीक है, एक ये बड़ा देश है तो ये आता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने इससे क्वेश्चन आपको पूर्व में बता दिया था, इसका उत्तर मैंने पूर्व में बता दिया था, फिर भी आपको जो बच्चे नए आए हैं जो जुड़े हैं तो उनको ये पता होना चाहिए 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्योंकि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा ही चुने जाते हैं, तो महासभा के द्वारा ही इनको चुना जाता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हर वर्ष अगर कहें तो 5 नए सदस्य इसमें चुने जाते हैं। तो इसमें रिपीटेशन होता है ना कि हर वर्ष 5 इसमें सदस्य नए चुने जाते हैं, ताकि क्या है जो निरंतरता रहती है। जैसे हमारे राज्यसभा की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से राज्यसभा निरंतर क्या रहती है, रिपीटेशन होती है, जिस तरीके से क्लॉक टू क्लॉक जो घूमती है घड़ी, तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, हर नए साल अगर मैं कहूँ, हर वर्ष अगर मैं बात करूँ तो 5 सदस्य इसमें जुड़ जाते हैं, ताकि क्या होता है जिसमें जो परिषद है उसमें निरंतरता ये बनी रहे। इनका चयन अगर मैं कहूँ किस आधार पर होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भौगोलिक आधार पर इसका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, ताकि जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साथ ही मैंने कहा कि जैसे अन्य जो क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व तो इसमें मिल सके। और अस्थायी सदस्यों की अगर मैं बात करूँ, अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं मतदान में ये हिस्सा ले सकते हैं। और भारत कई बार अस्थायी सदस्य ये रह चुका है। हालांकि अगर मैं कहूँ 2021 और 22 के लिए ये चुना गया था। तो याद रखिएगा भारत किस वर्ष है इसका अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो भारत आपके 21 और 22 के लिए चुना गया था। तो याद क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत भारत
किस वर्ष अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, तो आपके सामने यहाँ पर दिया जा सकता है। इससे पूर्व भी चुना गया होगा, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने कहीं यहाँ पर देंगे 2017-18 के लिए चुना गया था, या फिर 19-20 के लिए चुना गया था, या 20 और 21 के लिए चुना गया था, या 21 और 22 के लिए चुना गया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं। तो आपको ये सर्वविदित ये होना चाहिए कि 21 और 22 के लिए ये चुना गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने वोट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा विशेष कर ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने वोट मिलते हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, आर्थिक शक्ति के आधार पर, समान रूप से एक एक करके, या फिर भौगोलिक स्थिति के अनुसार। तो आई थिंक मुझे लगता है तो इसका उत्तर आप देने में निपुण रहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका उत्तर आप दे दोगे। तो बताइए दोस्तों, जो भी आंसर देना चाहता है। तो अनुमान जितने भी लोग ये कह रहे होंगे कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तो क्या वो सही है गलत है? चलिए कमेंट तो कर सकते हैं, इतने सिंसियर आप लोग हैं। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो आपके एक समान रूप से एक एक। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कैसे कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर 1 नेशन 1 वोट की बात की जाती है। 1 नेशन 1 वोट की बात की जाती है, ये व्यवस्था यहाँ पर लागू है, 1 नेशन 1 वोट। तो इसका अर्थ है कि अगर मैं बात करूँ, अर्थ है कि चाहे देश कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, प्रत्येक देश को केवल एक वोट देने का यहाँ पर क्या है, अधिकार है। याद रखिएगा, प्रत्येक देश को एक समान रूप से क्या देना, ये नहीं कि भैया जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर 2 लोग सदस्य है तो 2 लोग वोटिंग करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक वोट देने का यहाँ पर क्या है, चाहे बड़ा देश हो छोटा देश हो, प्रत्येक देश को क्या है, केवल एक वोट देने का यहाँ पर अधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए बेसिकली मैं आपके सामने जो चीज़ें रखूँ तो उनको समझिएगा। भारत और मालदीव दोनों के पास क्या है, महासभा के में बराबर अगर वोट हैं, ये प्रणाली क्या है, समानता और लोकतंत्र की भावनाओं पर आधारित है। तो इसे छोटे देश को भी अपनी जो बात रखने का और साथ ही निर्णय लेने में भी भाग लेने का ये अवसर मिलता है। जैसे मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर भारत बहुत बड़ा देश है और मालदीव सबसे छोटा देश है ना। तो ये देखिए, भारत और मालदीव भारत का ही तो हिस्सा था, मालदीव इसी से ही तो निकल के बना था। तो जैसे आपको पता है कि मालदीव और भारत को क्या है, एक एक वोट थे। भारत इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या है, उसको एक समान रूप से 1 नेशन 1 वोट की मैंने बात करी थी ना, तो उसी आधार पर ये दिया जाता है। तो छोटे देशों को भी क्या होता है, अपनी जो बात रखने का और निर्णय में भाग लेने का यहाँ पर अधिकार मिलता है। और सुरक्षा परिषद में अगर देखें तो ये स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो वीटो पावर स्थायी अध्यक्षों के जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको विशेष अधिकार होता है, विशेष अधिकार वहाँ पर उनको होता है। और महासभा की ये विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक मंच है, जिसे हम कहें संवैधानिक जो मंच अगर हम देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम ये मंच ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक ध्वज फ्लैग किस रंग का होता है। मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ, तो मैं यहाँ पर सीधे आपको फ्लैग दिखा देता हूँ। ये आप फ्लैग देख पा रहे होगे किस रंग का है, नीले रंग का ये है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको पूर्व में बताया था। तो यहाँ पर क्या है, ये कहता है कि लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रोल, तो बेसिकली मैंने आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पर नीले पृष्ठभूमि पर आप सफ़ेद लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना, तो यहाँ पर नीले सफ़ेद पृष्ठभूमि पर आपको नीले रंग दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जिसे आता है, जिसे लगता है ये बोरिंग है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज होता है ना, नीली पट्टी का जो सफ़ेद रंग है, जो पृष्ठभूमि पर, जो अब नीला तो है, जो उसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग, ये क्या आता है, विश्व मानचित्र में जो जैतून की शाखाओं, याद रखिएगा जो इसकी शाखाएं किससे बनाई गई हैं, तो जैतून की जो शाखाओं, ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उससे इसकी बनाई गई हैं। और जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र का जो आधिकारिक जो ध्वज है उसमें जो रेखाएं जो खींची गई हैं, तो मानचित्र जो बनाया गया है उसमें किस किस शाखाओं का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं जैतून की शाखाओं से बनाए, क्योंकि जो जैतून की जो शाखाएं होती हैं ना दोस्तों, वो शांति का प्रतीक होती हैं।
कहीं ना कहीं विश्व मानचित्र में ये संदेश दिया गया है कि भैया जितने भी संगठन हैं उनका जो कार्य क्षेत्र है पूरी दुनिया है ये, ठीक है। और ये ध्वज अगर कहे तो ये ध्वज कब इसको अपनाया गया था, तो याद देखिएगा इस ध्वज को 1946 को, याद देखिएगा 1946 को इस ध्वज को क्या जाता है अपनाया गया था। और नीला रंग शांति, मैंने कहा ना कि नीला रंग जो होता है आपका शांति और भरोसे का प्रतीक ये माना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का ये क्या है जो ध्वज है ये उसके सभी कार्यक्रमों और भवनों या फिर जो शांति सेनाओं के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर कभी ये झंडा आपको कहीं पर भी किसी भी सेना के अधिकारी या सैनिकों के वर्दी में देखने को मिलेगा तो आपको ये समझ जाइएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है ध्वज है, उसके कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे पिताजी भी आर्मी में मेजर के पद पर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जब वो अमेरिका में थे तो उनकी ये कैप आज भी है, तो उसमें भी मैंने ये ध्वज देखा था, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यायिक अंग कौन सा होता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग कौन सा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय या फिर विश्व न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय ICJ, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो बता सकते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। जिसे भी आता है क्वेश्चन का को पिक करिए, ठीक है दोस्तों, जिसे भी आता है चलिए क्वेश्चन पिक करिए। तो इसका जो सही उत्तर है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात करूँ ICJ की बता, इंटरनेशनल जो न्याय की मैंने बात करी थी ना, तो जुडिशली की बात करूँ तो ये इसमें मायने रखता है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशली की मैं बात करूँगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ अब यहाँ पर ICJ की जो फुल फॉर्म अगर हम कहें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय संयुक्त राष्ट्र का क्या है प्रमुख ये न्यायिक अंग होता है। इससे क्या होता है जो विश्व न्याय इसे कहा जाता है, इसका मुख्यालय, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक जो अंग है या कहें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड में, जो नीदरलैंड के जो हेग है, हेग शहर में ये स्थापित है। और जो इंटरनेशनल जुडिशरी ऑफ कोर्ट की अगर मैं कहूँ तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 1946 में ये कार्यरत रहा। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी के अंतर्गत कितने सदस्य, कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आपको बताना 15 न्यायाधीश होते हैं। इन्होंने अगर कहे महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा इनको चुना जाता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य कार्य राज्यों के बीच जो विवाद है उनको सुलझाने का और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून से संबंधित कानून जो परामर्श है वो कहीं ना कहीं इसमें के अंतर्गत वो देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आई थिंक इतना तो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। जिसे विस्तार से पढ़ना है तो उसके लिए बेहतर है, और जो ये चाहता है कि ये श्रृंखला फटाफट हो तो उसके लिए तो बेकार ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा अंग विश्व संसद कहलाता है। सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर न्याय परिषद। तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो आप इनके आंसर को पिक कर सकते हो दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊं, अगर आपने पिक कर लिया होगा तो ये महासभा होती है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहा जाता है, विश्व संसद भी कहा जाता है। विश्व संसद किसे कहा जाता है, क्वेश्चन कभी पुट अप होता है तो आपको पता होना चाहिए विश्व संसद किसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है, क्योंकि इसमें अगर देखें सभी देशों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। सभी देशों को समान वोट देने का, 1 नेशन 1 वोट की बात कहा जो मैंने, तो वो होता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच होता है। यहाँ हर देश अपनी बात रख सकता है। महासभा वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करता है और बजट पारित करता है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का भी चुनाव करता है। और साथ ही जो सचिव है उसकी नियुक्ति की भी इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। ये क्या कहता है पूरे विश्व की चीज़ों पर ध्यान देता है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने आपके सामने। अब यहाँ पर कहेंगे 20वें नंबर के प्रश्न आपको देख पा रहे होगे। तो 20वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ भी थोड़ा सा अग्रसर हो जाता है। तो 20वें नंबर का प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर आप मानव अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 55, आर्टिकल 101। तो हम ये बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 1, 2, 55, 101 जो
अनुच्छेद है तो कौन सा इसमें से पिक करिए जिसे भी आता है। चलिए, ये जो श्रृंखला है, अगर आपने ये श्रृंखला अगर याद कर ली ना दोस्तों, आपको संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी प्रश्न है, किसी भी प्रश्नों पर आप धोखा नहीं खाओगे। कोई प्रश्न आपको बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मैं बना के दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, इसका आर्टिकल 55 ये है। ठीक है, आर्टिकल 55 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये 55 ये स्पष्ट करता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकारों को और उनकी जो मौलिक स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा देना है। और ये अनुच्छेद जो है सदस्य देशों को, सदस्य जो देश है ना, सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि भैया वो बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर मानवाधिकारों की सुरक्षा करेंगे। और इसी अनुच्छेद से ये प्रेरित होकर अगर मैं कहूँ 1939 में मानव अधिकारों की भी सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। तो याद देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1939 में होता है। तो ये जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का जो अनुच्छेद मानव अधिकारों की जो सुरक्षा पर, तो इसी के आधार पर मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक, जो हम कहते हैं ना कि जो ये 10 दिसंबर को जो हम बनाते हैं, तो उसी का ये फॉर्मेट यहाँ से तैयार हुआ था, सार्वभौमिक घोषणा यहाँ पर बनाई गई थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक की क्वेश्चन आप लोगों को आगे होंगे। तो यहाँ से 21वें नंबर की प्रश्नों की श्रृंखला जो है, तो यहाँ से हम 200 नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बना के दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे तहे दिल से अनुरोध है कि चैनल को आप निश्चित रूप में सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।